सोचो एक कार और एक ट्रक ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं। लाइट एवरी होती है। दोनों ड्राइवर्स एक ही समय पे गैस पेडल दबाते हैं। क्या होता है? कार जो कि फुर्तीली और हल्की होती है आगे निकल जाती है। ट्रक जो भारी होता है धीरे धीरे एक्सेलरेट करता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब फिजिक्स के एक फंडामेंटल प्रिंसिपल में छिपा है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये नियम बताता है कि जब किसी चीज पे फोर्स लगता है तो वो कैसे मूव करती है, और ये हमें फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। ये सिंपल सिनेरियो एक प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करता है। किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जरूरी फोर्स सिर्फ इस बात पे निर्भर नहीं करता कि हमें उसे कितनी तेजी से चलाना है, बल्कि इस बात पे भी निर्भर करता है कि वो कितना भारी है। आइए इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए इसमें डाइव करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गतिशील वस्तुओं के व्यवहार के लिए एक स्पष्ट और सुंदर व्याख्या प्रदान करता है। यह बताता है कि किसी वस्तु का एक्सेलरेशन उस पर लगने वाले नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आसान शब्दों में, जितना ज्यादा जोर से आप किसी चीज को धक्का देंगे उतनी ही तेजी से वो जाएगी, और कोई चीज जितनी भारी होगी उसे धक्का देना उतना ही मुश्किल होगा। यह नियम, जिसे गणितीय रूप से F=ma के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स की आधारशिला है। यह हमें बेसबॉल से लेकर ग्रहों तक हर चीज की गति को समझने और उसकी भविष्यवाणी करने में मदद करता है, और इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के लिए इसके प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस हैं। न्यूटन ने अपने ग्राउंड ब्रेकिंग काम में हमें अपने आसपास के ब्रह्मांड को समझने के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण प्रदान किया। आइए इस टूल को अनपैक करें और देखें कि यह व्यवहार में कैसे काम करता है। न्यूटन सेकंड लॉ की खूबसूरती उसकी सादगी और सुंदरता में है। फॉर्मूला F=ma फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। फोर्स सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी इंटरैक्शन है जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को बदल सकता है। मास किसी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया का माप है, मोशन में बदलाव के लिए उसका रेजिस्टेंस, और एक्सेलरेशन समय के साथ किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के बदलने की दर है। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो ये तेजी से एक्सेलरेट करेगा। इसके विपरीत, अगर हम किसी भारी ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लगाते हैं तो ये धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगा। फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच यह संबंध इस बात की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं। ये सिंपल इक्वेशन F=ma एक चाबी की तरह है जो हमारे आसपास की भौतिक दुनिया की गहरी समझ को अनलॉक करती है। आइए इस चाबी का उपयोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को समझने के लिए करते हैं। आइए अपने कार और ट्रक वाले सिनेरियो पर फिर से चलते हैं। कार ट्रक की तुलना में तेजी से एक्सेलरेट करती है क्योंकि इसका मास कम होता है। भले ही दोनों व्हीकल्स के इंजन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट करें, कार के कम मास का मतलब है कि यह ज्यादा एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगी। इसे ऐसे समझें, आपको कमरे के उस पार एक भारी फर्नीचर को धक्का देने के लिए हल्की कुर्सी को धक्का देने की तुलना में ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। यही सिद्धांत है कि स्पोर्ट्स कार्स को हल्का और एरोडायनामिक बनाया जाता है। मास को कम करके इंजीनियर्स कार के एक्सेलरेशन को बढ़ाते हैं, जिससे यह तेजी से ज्यादा स्पीड अचीव कर पाती है। दूसरी ओर, ट्रक्स को पावर और हॉलिंग कैपेसिटी के लिए डिजाइन किया गया है। रैपिड एक्सेलरेशन के ऊपर फोर्स को प्राथमिकता दी जाती है। फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का इंटरप्ले केवल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह ऐसा कुछ है जिसे हम रोजाना एक्सपीरियंस करते हैं। आइए इस बात में जाते हैं कि हम इन क्वांटिटीज को कैसे मापते हैं। सेक्शन 5 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिफाइंग फोर्स एंड एक्सेलरेशन। सटीक भविष्यवाणियां और तुलना करने के लिए हमें फोर्स और एक्सेलरेशन का परिमाण निर्धारित करने की जरूरत है। बल को न्यूटन में मापा जाता है, जिसका नाम उसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है जिसने इस नियम को फॉर्मुलेट किया था। एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने के लिए जरूरी होता है। दूसरी ओर, एक्सेलरेशन को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापा जाता है। यह यूनिट समय की प्रति इकाई वेलोसिटी में परिवर्तन को दर्शाता है। इन यूनिट्स को समझने से हम प्रिसाइज कैलकुलेशंस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट का मास और उस पर लगाए गए फोर्स को जानते हैं तो हम परिणामी एक्सेलरेशन की गणना करने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ का उपयोग कर सकते हैं।
अब जब हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पर अपनी पकड़ बना चुके हैं, तो आइए कुछ रोजमर्रा के उदाहरणों के साथ न्यूटन सेकंड लॉ को जीवंत करें। सेक्शन 6, द शॉपिंग कार्ट चैलेंज न्यूटन्स सेकंड लॉ इन एक्शन। किराने की दुकान पर शॉपिंग कार्ट को धक्का देने की कल्पना करें। कार्ट का एक्सेलरेशन इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कितनी तेजी से धक्का देते हैं और यह कितना भरा हुआ है। एक खाली कार्ट अपने कम मास के साथ कम से कम बल के साथ तेजी से एक्सेलरेट करेगी। हालांकि जैसे ही आप कार्ट को किराने के सामान से भरते हैं, इसका मास बढ़ जाता है। अब आपको एक्सेलरेशन के उसी स्तर को बनाए रखने के लिए ज्यादा बल लगाने की जरूरत है। यह सरल कार्रवाई में न्यूटन सेकंड लॉ को दर्शाता है। आप कार्ट पर जो बल लगाते हैं वह उसके इनर्शिया पर काबू पा लेता है, जिससे यह एक्सेलरेट होता है। कार्ट जितना भारी होगा, उसे उसी एक्सेलरेशन को प्राप्त करने के लिए आपको उतना ही ज्यादा बल लगाना होगा। शॉपिंग कार्ट से लेकर साइकिल तक न्यूटन सेकंड लॉ हमारे चारों ओर की वस्तुओं की गति को नियंत्रित करता है। आइए एक साइकिल पर सवार होते हैं और इस पर और अधिक विचार करते हैं। सेक्शन 7, पेडलिंग योर वे टू अंडरस्टैंडिंग द फिजिक्स ऑफ बाइसिकलिंग। साइकिल चलाना न्यूटन सेकंड लॉ का एक मूर्त प्रदर्शन प्रदान करता है। जब आप पैडल मारते हैं तो आप पैडल पर बल लगाते हैं, जो बदले में चेन और गियर के माध्यम से पीछे के पहिए तक बल पहुंचाता है। यह बल साइकिल को आगे बढ़ाता है, इसके इनर्शिया पर काबू पाता है और इसे एक्सेलरेट करता है। आप जितनी तेजी से पैडल मारेंगे, आप उतना ही ज्यादा बल लगाएंगे और साइकिल उतनी ही तेजी से एक्सेलरेट करेगी। इसी तरह यदि आप एक भारी बैकपैक ले जा रहे हैं, तो बढ़े हुए मास के लिए आपको उसी एक्सेलरेशन को प्राप्त करने के लिए ज्यादा तेजी से पैडल मारना होगा। साइकिल अपने सरल यांत्रिकी के साथ भौतिकी में एक प्रयोगात्मक पाठ प्रदान करती है, लेकिन न्यूटन्स सेकंड लॉ इन उदाहरणों से बहुत आगे तक फैला हुआ है। सेक्शन 8, बियॉन्ड कार्स एंड कार्ट्स, न्यूटन सेकंड लॉ इन एवरीडे लाइफ। न्यूटन सेकंड लॉ के अनुप्रयोग सर्वव्यापी हैं। अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाले रॉकेट से लेकर आकाश में उड़ने वाले हवाई जहाज तक, यह फंडामेंटल प्रिंसिपल उनकी गति को नियंत्रित करता है। इंजीनियर इस पर निर्भर रहते हैं ताकि वे पुलों, इमारतों और अनगिनत अन्य ढांचों को डिजाइन कर सकें, जो उनकी स्थिरता और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। यहाँ तक कि चलने का साधारण कार्य भी न्यूटन सेकंड लॉ को शामिल करता है। हर कदम के साथ आप जमीन के खिलाफ धक्का देते हैं और बदले में जमीन आपको आगे धकेलती है, आपको आगे बढ़ाती है। आप जितनी तेजी से धक्का देंगे, आप उतनी ही तेजी से एक्सेलरेट करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ केवल लेसन या पुस्तकों तक ही सीमित एक भौतिकी की अवधारणा नहीं है। यह एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो हमारी दुनिया को आकार देता है। आइए प्रमुख टेकअवेज को संक्षेप में बताते हैं। सेक्शन 9, न्यूटन्स सेकंड लॉ, ए रिकैप। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच के संबंध को बेहतरीन ढंग से समझाता है। यह हमें बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उस पर लगने वाले नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस सरल लेकिन शक्तिशाली नियम को F = ma के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां F बल है, m द्रव्यमान है और a त्वरण है। हमने व्यावहारिक उदाहरणों का पता लगाया, कारों और ट्रकों से लेकर खरीदारी की गाड़ियों और साइकिल तक, यह दर्शाते हुए कि यह नियम हमारे दैनिक जीवन में वस्तुओं की गति को कैसे नियंत्रित करता है। न्यूटन सेकंड लॉ को समझना हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, आकाशीय पिंडों की गति से लेकर रोजमर्रा की वस्तुओं के डिजाइन तक। लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स की दुनिया के माध्यम से हमारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। एक और फंडामेंटल लॉ है जिसका पता लगाया जाना बाकी है। सेक्शन 10, अप नेक्स्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। अब जब हमने न्यूटन सेकंड लॉ के रहस्यों को उजागर कर दिया है, तो समय आ गया है कि हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की रोमांचक दुनिया में उतरें। यह नियम, जिसे अक्सर हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया को नियंत्रित करता है। एक्शन रिएक्शन पेयर्स की अवधारणा का पता लगाने के लिए तैयार हो जाए, कूदने के सरल कार्य से लेकर रॉकेट के जटिल प्रणोदन प्रणालियों तक। हम यह पता लगाएंगे कि यह फंडामेंटल लॉ बल और गति की हमारी समझ को कैसे आकार देता है। भौतिकी की दुनिया अजूबों से भरी पड़ी है और हम तो बस सतह को खरोंच रहे हैं। आइए अपने अन्वेषण को एक साथ जारी रखें।
सेक्शन 11 कीप एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। गति के नियम ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए मौलिक हैं। वे सबसे छोटे कणों से लेकर सबसे बड़े आकाशीय पिंडों तक वस्तुओं की गति को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। जैसे जैसे आप भौतिकी का अपना अध्ययन जारी रखते हैं, मैं आपको प्रश्न पूछते रहने, नई कंसेप्टों की खोज करने और हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले नियमों की सुंदरता पर आश्चर्यचकित होते रहने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। वैज्ञानिक खोज की यात्रा जारी है और सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया होता है। तो अपनी जिज्ञासा को जीवित रखें और ब्रह्मांड के अजूबों की खोज करना कभी न छोड़ें।